तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अफजल खान अल्लाह को प्यारा हो गया। अफजल खान के मरते ही उसकी सेना काट दी गई, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और अफजल खान के जो 3 बेटे उसके साथ आए थे इस कैंपेन में, जिनका जिक्र हमने पिछली वीडियो में नहीं किया था। लोग तो बहुत सारे आए थे, बहुत सारे रिश्तेदार उसके आए थे जो इस वीडियो में मारे भी गए। उसमें से इसके 3 बेटे भी आए थे अफजल खान के। उसमें से 2 बेटों को शिवाजी महाराज ने पकड़ लिया। एक जो बेटा था उसका नाम था फाजल खान, वो वहां से भाग गया, महाबलेश्वर का पहाड़ लांग के वो भाग गया। लेकिन 2 बेटों को शिवाजी महाराज ने पकड़ लिया और अपनी दया का नुमाइना पेश करते हुए शिवाजी महाराज ने दोनों को छोड़ दिया। दोनों अफजल खान के पुत्रों को छोड़ दिया। और ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं कि शिवाजी महाराज किसी को छोड़ रहे हैं, किसी को माफ कर रहे हैं, तो शिवाजी महाराज अंदाजा लगाते हैं कि क्या ये फ्यूचर में खतरा साबित हो सकता है या नहीं। उसी हिसाब से छोड़ते हैं। ऐसा नहीं था कि वो किसी को भी छोड़ दे रहे हैं। उनको लगा कि इनके ऊपर दया दिखानी चाहिए तो उन्होंने उन दोनों को छोड़ दिया। और भी कई लोगों को छोड़ा जो युद्धबंदी से, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, उनको शिवाजी महाराज ने छोड़ा। कई सारे मारे गए। तो फाइनली अब क्या हुआ, अफजल खान के वध के बाद क्या हुआ? अब तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, हर तरफ पार्टी का माहौल होना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए। इतने बड़े सरदार को शिवाजी महाराज ने मार दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवाजी महाराज उसी रात को आगे के कैंपेन पे निकल गए, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे कि इस समय अफजल खान जो मरा है, इस समय पूरा का पूरा बीजापुर दरबार, पूरा का पूरा आदिल शाही इस समय हिली हुई है। और यही समय है बहुत सारा एरिया अपने अंडर में ले आने का। और इससे अच्छा आपको समय नहीं मिलेगा। जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला आपका अपोनेंट कमजोर है, उसी समय उस पर हमला कर देना चाहिए। और शिवाजी महाराज ने बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं किया। 10 नवंबर 1659 को सुबह ही लड़ाई होती है अफजल खान से। 10 नवंबर की रात को ही वो शिवाजी महाराज निकल गए अगले कैंपेन के लिए। शिवाजी महाराज वाई पहुंचते हैं अगली सुबह। वाई आपको याद होगा जहां पे अफजल खान रुका था, फिर वाई से वो जावली आया था, तो वाई तक शिवाजी महाराज पहुंच गए। वाई पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज ने अपनी सेना संगठित करी और अगले 18 दिनों में 21 किले जीते। वो जो पूरा रूट है आपका, यहाँ प्रतापगढ़ से लेकर के जो पूरा आदिल शाह की टेरिटरी में जो रूट जाता है, उसमें 18 दिनों में 21 किले जीते। आप ये समझो कि वो 21 किले हैं जो पिछले 100, 200, 300 सालों से किसी विदेशी के अंतर्गत थे, किसी मलेच्छ के, यानी मलेच्छ मतलब जो इन्वेडर है बाहर से, उसके अंतर्गत थे। शिवाजी महाराज के एक वार से, अफजल खान पे जो एक छाती पे वार हुआ, वो सिर्फ एक अफजल खान नहीं मरा। अगले 18 दिनों में आपने 21 किले स्वतंत्र करा लिए जो पिछले 300 सालों से गुलामी में थे। तो उस वार का वो इफेक्ट है, वो उसका इम्पैक्ट है यहाँ की पॉलिटिक्स पे। और शिवाजी महाराज की विक्ट्री यहाँ से होनी शुरू होती है। ये जो दिग्विजय शिवाजी महाराज ने करना शुरू किया, वो 18 दिन में 21 किले, यानी आप समझो कि एक दिन में एक से ज्यादा किले भी शिवाजी महाराज ने जीते हैं। 18 दिन में 21 किले इतने जीते। और अब आदिल शाही में खलबली मचनी शुरू हो गई है। मैंने पिछली बार जो अफजल खान की वीडियो बनाई थी उसमें आपको एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, उनका नाम था बड़ी बेगम। बड़ी बेगम का ही बेसिकली डिसीजन था कि अफजल खान को भेजना है। मैंने आदिल शाह बोल दिया था ताकि आपको ज्यादा नाम याद ना रखने पड़े। बेसिकली सिस्टम ये है कि आदिल शाह जो है ये एक टाइटल है, ठीक है। आदिल शाह जो है वो एक टाइटल है और आदिल शाह कोई ना कोई बनता है, ठीक है। जैसे सिकंदर आदिल शाह, फिर मोहम्मद आदिल शाह, ऐसे करके। तो मोहम्मद आदिल शाह जो था उसकी डेथ हो गई थी 1657 के अराउंड, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद जो बादशाह था, मोहम्मद आदिल शाह की पत्नी थी बड़ी बेगम। तो ये जो मोहम्मद आदिल शाह था, इसका कोई अपना बच्चा नहीं था, तो इसने एक बच्चा गोद लिया था, उसका नाम था अली, ठीक है, गोद लिया था। उस समय ये अब 19 साल का है, ठीक है। तो मोहम्मद आदिल शाह 1657 में मर गया। तो बड़ी बेगम ने राज्य करना शुरू कर दिया और अपने गोद लिए हुए बच्चे, जिसका नाम था अली आदिल शाह, उसको बादशाह बना दिया। तो जब मैंने बोला आदिल शाह ने भेजा, तो बेसिकली अली आदिल शाह ने भेजा। लेकिन गाइडेंस किसकी थी? बड़ी बेगम की, जो कि उनकी माँ थी, ठीक है। शिवाजी महाराज की आप माँ देख लो, जीजाबाई, क्या डेयरिंग वुमेन है। और इधर बड़ी बेगम जो है शातिर वुमेन है, जो शातिराना से ख्यालात हैं। तो उसने अली आदिल शाह को बादशाह बना दिया, जो मोहम्मद आदिल शाह का गोद लिया हुआ बच्चा था। हालांकि वो 19 साल का था, पर बड़ा ही इमैच्योर था। हालांकि 19 साल में हमने देखा है राजाओं को राज करते हुए, पर वो बड़ा इमैच्योर था। बड़ी बेगम ही सब कुछ मैनेज किया करती थी। अच्छा, इसको ध्यान रखना, अली आदिल शाह क्योंकि गोद लिया हुआ बच्चा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे आदिल शाही में जिनको प्रॉब्लम थी इस बात से, क्योंकि गोद लिए हुए बच्चे की वो लेजिटिमेसी नहीं होती है जो एक्चुअल बच्चे की होती है। तो कई लोग को इससे नाराजगी थी कि बड़ी बेगम खुद कैसे सब कुछ संभाल रही है, और ऊपर से वो महिला थी, तो कई लोग को इससे इनसिक्योरिटी भी थी बीजापुर में। अब बड़ी बेगम का और ये अली आदिल शाह जो बच्चा ही था, 19 साल का था, दोनों का जो है पूरा दिमाग खराब हो गया कि अब क्या होने वाला है। पूरा वो लोग डर के माहौल में थे, क्योंकि अब अगला पड़ाव उनका सीधा बीजापुर किंगडम था शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज का ध्येय था कि निपटा ही दो इसको, अभी इनका किंगडम ही निपटा देते हैं। हालांकि वो नहीं निपटा, वो बहुत बाद में जाके निपटा।
और कई बार आपको ऐसे लोगों को जिंदा रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब मुगल से आपका आक्रमण होगा, जब मुगल से आपकी लड़ाई होगी, तो ये लोग काम आएंगे। अगर आप इनसे टेम्पररी अलायंस करोगे तो ये आपके काम आ सकते हैं, तो ऐसे लोग को कई बार जिंदा भी रखना चाहिए। लेकिन अभी तो लड़ाई चल रही थी। 18 दिन में 21 किले शिवाजी महाराज ने जीत लिए थे। इधर बड़ी बेगम साहिबा ने रुस्तम जमा को भेजा कि तुम जाके शिवाजी को रोको, वरना ये हमारे बीजापुर सल्तनत पर हमला कर देगा, इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो रुस्तम जमा शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए आता है कोल्हापुर में। शिवाजी महाराज की सेना और रुस्तम जमा की सेना में कोल्हापुर में युद्ध हुआ है। और ये वही रुस्तम जमा है जिसके बारे में एक हमारे जो यूट्यूबर हैं, जो ध्रुव तारे की तरह चमकते हैं, उन्होंने कहा था कि ये रुस्तम जमा वो है जिसने शिवाजी महाराज को वाघ नख दिया था, जिससे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। मतलब ये इनका इतिहास का नॉलेज है। यही रुस्तम जमा अब शिवाजी महाराज से कोल्हापुर में आकर लड़ने वाला है, जिसको ये कह रहे थे कि इसने वाघ नख दिया था शिवाजी महाराज को ताकि वो अफजल खान को मार सके। तो ये तो इनकी हिस्ट्री की नॉलेज है और ये इनकी रिसर्च है। पता नहीं कौन इनकी रिसर्च करता है, थोड़ा भी इनके पास लॉजिक नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं था, शिवाजी महाराज को वाघ नख किसी रुस्तम जमा किसी मुसलमान ने नहीं दिया था। जो इनका मोटिव है कि मुसलमान ने मदद करी तब मार पाए, ये जो इनका मोटिव है बिल्कुल गलत है। रुस्तम जमा से युद्ध हो रहा है यहाँ पे कोल्हापुर में। इस युद्ध में शिवाजी महाराज हैं और उनके साथ हैं नेताजी पालकर, जो कि शिवाजी महाराज के सेनापति थे। नेताजी पालकर ये दोनों हैं। और सामने वाली सेना में रुस्तम जमा और उनके साथ फाजल खान भी आया है। रुस्तम जमा के साथ फाजल खान भी आया है। ये वही फाजल खान है जो अफजल खान का बेटा था, जो वहां से भाग गया था। ये अपने पिता का बदला लेने के लिए आया है। ये दोनों फिर हारते हैं। ये दोनों कोल्हापुर में फिर बुरी तरह हारते हैं, रुस्तम जमा और फाजल खान। और ये दोनों हार के वापस भाग जाते हैं बीजापुर। तो ये लोग भी कुछ नहीं कर पाते, ये लोग हार के वहां से भाग जाते हैं। और कोल्हापुर में शिवाजी महाराज का ये जो युद्ध हुआ, इसमें शिवाजी महाराज की जीत होती है। और उसके बाद शिवाजी महाराज के जो एक बहुत ही एबल्ड कमांडर थे, उनका नाम था बाजी प्रभु देश पांडे। उनकी ही बेसिकली आज हम स्टोरी की बात करने वाले हैं। शिवाजी महाराज तो सेंटर में रहेंगे ही, लेकिन बाजी प्रभु देश पांडे का जो बलिदान है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उन्होंने कब बलिदान दिया, कैसे बलिदान दिया और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बाजी प्रभु देश पांडे जो है वो बेसिकली बांडल कम्युनिटी के लीडर थे, एक कमांडर थे शिवाजी महाराज के अंडर। बांडल बेसिकली एक कम्युनिटी है, जैसे हमने पिछली बार देखा जेधे। जेधे भी एक कम्युनिटी थी जो शिवाजी महाराज का सपोर्ट करी थी, कास्ट आप कह सकते हो। जेधे जो कास्ट थी, जो कान्होजी जेधे जिनके लीडर थे। पिछली बार आपने देखा होगा कि अफजल खान के वध में कान्होजी जेधे ने शिवाजी महाराज का सपोर्ट किया था। तो वैसे ही बाजी प्रभु देश पांडे थे जो बांदल सेनाओं को लीड कर रहे थे, जो शिवाजी महाराज के साथ में थे। बाजी प्रभु देश पांडे ने पन्हाला का किला जीत लिया था। ठीक है, पन्हाला का जो किला है, अब ये पन्हाला का किला अगर आप फोटो में देखो, मैं अलग अलग एंगल से आपको फोटो दिखाऊंगा इस किले की। बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है ये पन्हाला किला। शिवाजी महाराज को बहुत पसंद भी आया था। शिवाजी महाराज यहाँ पे 3 दिसंबर 1659, 10 नवंबर से अफजल खान को मारा था, वहां से ही कारवां आगे बढ़ रहा है। 3 दिसंबर 1659 को शिवाजी महाराज खुद इस पन्हालगढ़ किले में रात के टाइम पे चढ़े थे। उन्होंने खुद इंस्पेक्शन किया था और उनको ये किला बहुत पसंद आया था। और ये किला एक तरह से अब बॉर्डर बनेगा मराठा स्वराज्य का और आदिल शाही का। यानी पन्हाला से जब अगला छलांग मारी जाएगी तो वो आदिल शाह के किंगडम के ऊपर होगी। और इस किले को जीतने में जो योगदान था वो था बाजी प्रभु देश पांडे का। इनका बहुत ही बड़ा योगदान अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और एक तो ये बांदल कम्युनिटी और साथ में जेधे कम्युनिटी भी थी शिवाजी महाराज के साथ। तो जेधे बांदल दोनों थे इस कैंपेन में साथ में शिवाजी महाराज के। पन्हाला किले पे टोटल शिवाजी महाराज के 6 से लेके 8,000 सैनिक थे। 6 to 8,000 सैनिक शिवाजी महाराज के यहाँ पर थे। शिवाजी महाराज पन्हाला से फिर वापस आ जाते हैं मीरज। मीरज एक जगह है, वहां वापस चले जाते हैं मीरज पे। और अब यहाँ बीजापुर दरबार में खलबली मच चुकी है कि अब शिवाजी महाराज को रोकने के लिए कौन जाएगा, क्योंकि अफजल खान जैसा बड़ा सरदार हार चुका है। रुस्तम जमा और फाजल खान हार के वापस आ चुके हैं। तो अब शिवाजी महाराज को हराने के लिए कौन जाएगा। तो अब एक ऐसा नाम नियुक्त होता है जो अली आदिल शाह, जो गोद लिया वो बच्चा था, चाहे बड़ी बेगम था, किसी को पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में उस नाम को आगे करना पड़ा। और ये नाम था कुरनूल का सेनापति कह लो या कुरनूल का आप लीडर कह लो उसको। ठीक है, कुरनूल का जो जागीरदार कह लो, हाँ सबसे अच्छा। कुरनूल का जो जागीरदार था वो था सिद्दी जौहर। अगर आपने नेवी वाली वीडियो देखी है मेरी, तो मैंने आपको बताया था कि जंजीरा एक पानी में किला, एक वाटर फोर्ट है और जंजीरा में सिद्दीज थे। और मैंने आपको ये बताया था कि जो सिद्दीज है ये अफ्रीका से आए हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन काला होता है। तो ये सिद्दीज बेसिकली निजाम शाह के सर्वेंट थे और जो बाद में जंजीरा के लीडर बन गए। एक तरह से जंजीरा पे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, जंजीरा के वो कंट्रोल में आ गए थे। तो सिद्दीज और जंजीरा के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जो पानी के अंदर जिनका फोर्ट था। लेकिन सिद्दीज ऐसा तो था नहीं कि लैंड पे नहीं थे, वो लैंड पे भी थे। ये जो सिद्दी जौहर था, इसने आदिल शाह के सरदार का
तख्ता पलट करके खुद ये कुर्नूल का जागीरदार बन गया था। अभी कुर्नूल जो है वो आज के आंध्र प्रदेश में है, जो आज का प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है, वहां पे कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आज भी है। उस कुर्नूल का ये जागीरदार बन गया था तख्ता पलट करवा के एक आदिल शाह के सरदार का, और ये उस आदिल शाह के सरदार का सर्वेंट था, स्लेव था उसका। सोचो, आदिल शाह का एक वो है, क्या बोलते हैं आप, जागीरदार है, उसका एक सर्वेंट है जिसने तख्ता पलट कर दिया। तो इस बात से जो अली आदिल शाह है उसको तो परेशानी होगी ना, कि हमारे ही एक सरदार का तुमने तख्ता पलट करवा दिया और खुद वहां पे तुम जागीरदार बन के खुद वहां पे रूल कर रहे हो। और सिद्दीस का बहुत सपोर्ट था उसको, वहां जो लोकल सिद्दीस थे, और उसकी अपनी एक सेना बहुत मजबूत थी। तो भले ही आपको ये बात अच्छी ना लगी हो कि आपके एक सरदार का तख्ता पलट करके सिद्दी वहां का राजा बन गया एक तरह से, रूलर, लेकिन अभी भी वो एरिया जो है आंध्र प्रदेश का और कुर्नूल का, वो आदिल शाह के अंडर ही आता था। तो अली आदिल शाह और बेगम साहिबा को लगा कि भाई अब इससे ही मदद मांगनी पड़ेगी, यही थोड़ा डेंजर आदमी है, कलुआ जो जिसका कॉम्प्लेक्शन काला है, बट ये बहुत डेंजर आदमी है, अब इसी को बुलाना पड़ेगा। तो खतरनाक दिखने वाला भी है, दिखता बहुत खतरनाक होगा ऑब्वियसली, सिद्दी सब खतरनाक ही दिखते थे, तो खतरनाक बहुत दिखता होगा, तो इसको बुलाया जाए और इसको सब हम देंगे कि तुम्हारी जागीरदारी हम पक्की करवा देंगे, इसको सब लालच वगैरह देंगे कि अभी तो तुम इलीगली वहां पे एक तरह से रह रहे हो उसको हटा करके, लेकिन अब तुमको हम वहां पे फिक्स करवा देंगे, तुम शिवाजी महाराज से हमारे लिए युद्ध करो। तो इस कुर्नूल के सूबेदार कह लो, जागीरदार कह लो, उसको बुलाया जाता है, जिसका नाम था सिद्दी जौहर। तो अब ये तय हुआ कि सिद्दी जौहर 35 से लेकर 40,000, अलग अलग डेटा है, 35 to 40,000, 35 से 40,000 की सेना लेकर के वो पन्हाला किले को घेरेगा, जहां पे शिवाजी महाराज की सेना पहुंच चुकी थी। और यहीं पर औरंगजेब के दिमाग में भी एक ख्याल आने लगा कि तो अभी हम बात कर रहे हैं आदिल शाह से जो फाइट होने वाली है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि शिवाजी महाराज कैसे टू फ्रंट वॉर में फंस गए। इधर औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को भेज दिया शिवाजी महाराज के अगेंस्ट। अब आप समझना, शाइस्ता खान की कहानी हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को कैसे सबक सिखाया वो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे ये मुद्दा इसलिए छेड़ा क्योंकि वो इसी समय हो रहा है, शाइस्ता खान को भी इसी समय दक्कन की तरफ भेजा गया। अब आप समझना, शाइस्ता खान जो है वो औरंगजेब का मामा है, सगा मामा है, ठीक है, औरंगजेब का सगा मामा है। शाइस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा और शाइस्ता खान ने पुणे में आकर के शिवाजी महाराज के लाल महल पे कब्जा कर लिया। अब लाल महल वो जगह है जो जहां पे शिवाजी महाराज का बचपन बीता था, पुणे में ये जगह है लाल महल, जहां पे शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। उस जगह को शाइस्ता खान ने ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि औरंगजेब का मामा है। अब पुणे तक शाइस्ता खान पहुंच चुका है, तो उसका अगला हमला राजगढ़ पे भी हो सकता है। राजगढ़ उस समय कैपिटल थी, बाद में रायगढ़ कैपिटल बनती है। राजगढ़ और रायगढ़ अलग अलग है, कभी और बात करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं आपको, राजगढ़ कैपिटल थी। तो पुणे के बाद राजगढ़ पे भी शाइस्ता खान हमला कर सकता है। अब शिवाजी महाराज फंस गए डिलेमा में। शाइस्ता खान के बारे में डिटेल हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जब उसका पूरा डिस्कस करेंगे, कितनी फोर्स लेके आया, कब आया, कैसे आया, तब हम बात करेंगे। बट मैं बता रहा हूं कि वो आ चुका है अराउंड, मुझे लगता है कि हाँ, वो 1660 मार्च में पहुंचा है शिवाजी महाराज के स्वराज्य में। कौन? शाइस्ता खान। अभी हम कहां पहुंचे थे? 3 दिसंबर को शिवाजी महाराज ने पन्हाला का इंस्पेक्शन किया था 1659 में, और मार्च 1660 में ये शाइस्ता खान जो है शिवाजी महाराज के स्वराज्य में घुसा है। और एग्जैक्टली यही मार्च 1660 है जब सिद्दी जौहर पन्हाला पहुंच गया है। तो आप देखो, टू फ्रंट वॉर है, पन्हाला में पहुंच गया सिद्दी जौहर 1660 मार्च में, और शाइस्ता खान घुस गया पुणे में और लाल महल पे ऑक्यूपाई कर लिया 1660 मार्च में। अब शिवाजी महाराज के सामने धर्म संकट है कि या तो सिद्दी जौहर को पन्हाला में रोकें या फिर शाइस्ता खान को रोकने जाएं। अगर शाइस्ता खान को रोकने जाएंगे तो सिद्दी जौहर यहां से हमला शुरू करेगा और जनता को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि पन्हाला तक शिवाजी महाराज की टेरिटरी आ चुकी है। अब पन्हाला से सिद्दी जौहर फिर आगे बढ़ेगा और हमला करेगा। अब देखना, अगर आप डायरेक्शन देख पाओ, वेस्ट से लेकर के ईस्ट, अब आप, मैं हाथ से नहीं बना रहा हूं, आपके लिए उल्टा पड़ेगा, मेरे लिए उल्टा पड़ेगा। वेस्ट से ईस्ट शिवाजी महाराज ने एक्सपेंशन करना शुरू किया। अब वापस सिद्दी जौहर चाहता है शिवाजी महाराज को ईस्ट से वेस्ट वापस ढकेलना, ठीक है। तो अगर वो सिद्दी जौहर ईस्ट से वेस्ट आएगा तो रास्ते में शिवाजी महाराज की जो जनता है उसको मारते हुए आएगा, सीधी सी बात है। और शाइस्ता खान आया है नॉर्थ से, ऊपर से लेके नीचे आया है, शाइस्ता खान नॉर्थ से साउथ की तरफ आया है, वो वहां पे हमला कर रहा है जनता पे। अब शाइस्ता खान पुणे में आ चुका है तो उसका अगला हमला राजगढ़ पे हो सकता है, और राजगढ़ में शिवाजी महाराज का पूरा परिवार है, उनकी माता है, उनके पुत्र हैं 3 साल के संभाजी महाराज, उनकी पत्नियां हैं, उनके सारे लोग हैं जो राजगढ़ में ऑपरेट कर रहे हैं। राजगढ़ उस समय कैपिटल था। तो अब आप समझो कि राजगढ़ इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली वहां पर है, आप उनको बचाने जाओगे या फिर आप सिद्दी जौहर को रोकने जाओगे?
ये शिवाजी महाराज के सामने धर्म संकट था और शिवाजी महाराज ने चूज किया कि मैं सिद्दी जौहर से लड़ने के लिए जाऊंगा। वहां मेरी माता है जीजाबाई, वो खुद बहुत एबल्ड है, भले वो युद्ध खुद ना कर रही हो फिजिकली, लेकिन पूरी रणनीति बनाने में वो भी माहिर थी। शाइस्ता खान को वो रोकेंगी। वहां भी हमारी फोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि फोर्सेज नहीं है, कम है, पर वो हम पूरी जान लगा के उनको रोकेंगे। माँ साहेब वहां पर हैं, जीजाबाई, जो उनको रोकेंगी। मेरा काम यहाँ पर है कि अपनी जनता को बचाना सिद्दी जौहर के अटैक से। और हमने जो इतना 18 दिन तक युद्ध लड़ा, उसके बाद भी युद्ध लड़ा, अब हम मार्च में आ चुके हैं, मार्च 1660 में आ चुके हैं। तो अब मुझे अपना जो राज्य है इसको बचाने के लिए जंग लड़नी चाहिए और सिद्दी जौहर को पन्हाला पे रोकना चाहिए। तो शिवाजी महाराज खुद डिसाइड करते हैं कि मैं पन्हाला जाऊंगा और सिद्दी जौहर पन्हाला के किले को घेर लेता है चारों तरफ से। शिवाजी महाराज को घेरने का जो प्लान था सिद्दी जौहर का, वो इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि शिवाजी महाराज खुद कैद होना चाहते थे। शिवाजी महाराज तब कैद हुए जब उनका डिसीजन था कि मैं कैद होऊंगा। सिद्दी जौहर का सारा ध्यान मुझे यहाँ पे रोकने में या मारने में लगा हुआ होगा, तो मेरी जनता बची रहेगी और उधर माँ साहेब जो है शाइस्ता खान का सामना करती रहेंगी। भले वो अभी पुणे में आ चुका है, जहां मेरा बचपन बीता है वहां आ चुका है, तो इमोशनल बात भी है कि मेरा किसी ने बचपन का घर कब्जा कर लिया है, लेकिन शिवाजी महाराज उस इमोशन में नहीं फंस रहे और उनको अभी सिद्दी जौहर को रोकना है। तो पन्हाला किला शिवाजी महाराज को बहुत पसंद आया था। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 दिसंबर को रात में वो गए थे और वहां के जो कमांडर मतलब कि जो किलेदार बनाया गया था, शिवाजी महाराज ने वहां के जो किलेदार थे उनको बनाया था त्रिम्बक डाबिर को। त्रिम्बक डाबिर वहां के किलेदार बनाए गए थे और शिवाजी महाराज ने उनसे कहा था कि आप यहाँ पे 6-7 महीने का अनाज रख लो स्टोर करके, यहाँ पे ये हमारा फ्रंट बनेगा अगेंस्ट आदिल शाही, ये किला। तो पन्हाला में आप समझो कि 6-7 महीने का अनाज है जो कि बारिश के बाद तक चल सकता है, क्योंकि मार्च में बारिश का समय मतलब जुलाई अगस्त तक ये अनाज चल जाएगा आपका। इतना अनाज पन्हाला किले में था, ये बात शिवाजी महाराज को पता थी। तो शिवाजी महाराज इस किले में गए ही इसलिए थे क्योंकि उनको लगा था कि जैसे ही बरसात का समय आएगा, सिद्दी जौहर का जो घेरा है वो ढीला पड़ जाएगा। सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे ही बारिश आएगी, बारिश समय क्या होता है कि पानी में किले को घेर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो पानी में सिद्दी जौहर की फोर्सेज अपने आप पीछे चली जाएंगी और हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। शिवाजी महाराज ने सोचा था, पर ऐसा होने वाला नहीं था। अब सिद्दी जौहर का प्लान था कि इस पन्हाला किले को हमको घेरना है, इस पे हमला करना है और शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ना है। ये सिद्दी जौहर का प्लान था। और सिद्दी जौहर के साथ में थे फाजिल खान, जो कि अफजल खान का बेटा था, और सिद्दी जौहर के साथ में था सिद्दी मसूद। सिद्दी मसूद बेसिकली दामाद था सिद्दी जौहर का। सिद्दी जौहर का दामाद सिद्दी मसूद और फाजिल खान, और उस समय जमावी शायद जहां तक मुझे याद है वो भी था इस कैंपेन में, पर ये दोनों तो पक्का थे, फाजिल खान और सिद्दी मसूद दोनों पक्का इस कैंपेन में थे। उस समय जमावी था इसमें। तो अब क्या होता है कि ये लोग मिल करके चारों तरफ से इस किले को घेरते हैं। शिवाजी महाराज अंदर ट्रैप हो चुके हैं, जो उन्होंने खुद डिसाइड किया है कि मुझे ट्रैप होना है अंदर। अब ये लोग नीचे से तोपे चला रहे हैं सिद्दी जौहर, और शिवाजी महाराज के सैनिक ऊपर से तोपे चला रहे हैं। सिद्दी जौहर जो नीचे से तोपे चला रहा है वो किले तक नहीं पहुंच रही, और शिवाजी महाराज जो तोपे चला रहे हैं वो पहुंच तो रही है, पर जहां पे गिरनी चाहिए वहां पे नहीं गिर रही है। तो एक तरह से स्टेलमेट की सिचुएशन है। कभी मराठे किले से नीचे आते हैं, हमला करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। अब देखो पन्हाला क्यों चूज किया, क्योंकि पन्हाला एक हाइट पर है, तो ऐसा नहीं है कि आप फंस जाओगे तो सब लोग सैनिक आके आपको दबोच देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सैनिकों को ऊपर आने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, और ऊपर आप आ रहे होगे तो ऊपर से आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, आपके ऊपर तीर चल रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप पन्हाला पर चढ़ जाओ और चढ़ के ऑक्यूपाई कर लो। तो सिद्दी जौहर जानता था कि ऐसे युद्ध करके, ऑफेंसिव वॉरफेयर करके यहाँ पे जीतना पॉसिबल नहीं था। सिद्दी जौहर का प्लान था कि मुझे सप्लाई लाइन को काट देना है, कोई सप्लाई इस किले तक पहुंच ही ना पाए, और जैसे ही इनका स्टॉक जो है अनाज का वो खत्म होने लगेगा, ये लोग अपने आप सरेंडर करेंगे। तो इसने सीज, इसी इसको बोलते हैं पन्हाला की सीज ऑफ पन्हाला 1660 में। प्लान ये था कि इसको ऐसा सीज कर देना है इस किले को कि कोई सप्लाई यहाँ तक ना पहुंच सके और शिवाजी महाराज को अल्टीमेटली सरेंडर ही करना पड़े, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ना हो। सिद्दी जौहर ने एक और चीज करी। जब सिद्दी जौहर ने देखा कि उसके जो तोप के गोले हैं वो किले तक नहीं पहुंच रहे, तो उसने अंग्रेजों की मदद ली, और अंग्रेजों में जिनकी मदद ली उसमें एक अधिकारी का नाम था हेनरी रेविंगटन। और ये हेनरी रेविंगटन वही है जिसको शिवाजी महाराज ने एक बार छोड़ दिया था। एक बार अंग्रेजों के गोदाम पे हमला किया था और इन लोग ने अपनी माफी याचना शिवाजी महाराज के सामने पेश की थी कि मुझे माफ कर दो भाई, हमको छोड़ दो, हमारा जो फैक्ट्री उसको मत लूटो। शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों की फैक्ट्री को नहीं लूटा, उनको छोड़ दिया था, और ये वही हेनरी रेविंगटन है इसको माफ किया था शिवाजी महाराज ने, और वो तोप लेके आ गया है हमला करने के लिए पन्हाला पे, जिसको शिवाजी महाराज ने माफ किया था। तो देख रहे हो इनके खून में ही गद्दारी है अंग्रेजों के। शिवाजी महाराज अंग्रेजों को बहुत पहले ही समझ चुके थे कि ये लोग कैसे हैं,
इनके साथ हमने अच्छा व्यवहार किया तो इन्होंने उसका ये सिला दिया हमको कि वो बड़े रेंज की तोपें लेके चले आए जो किले तक पहुंच सकती थी। हालांकि जब हेनरी रेविंगटन की तोपें आई, अंग्रेजों की तोप, उन्होंने मारना शुरू किया तो वो भी किले तक नहीं पहुंच पा रहा था। थोड़ा बहुत डैमेज हुआ लेकिन वो किले तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा था जिस तरह से आपको जीतने के लिए चाहिए कि पूरा आपका किला ही डिस्ट्रॉय कर दे, वो उतना नहीं हो पा रहा था। शिवाजी महाराज को अंग्रेजों पे भी गुस्सा बहुत जबरदस्त समय आया था। वो आगे हम देखेंगे, अगली वीडियो में वो भी आएगा, कैसे शिवाजी महाराज ने इस हेनरी रेविंगटन से बदला लिया जो अंग्रेज था। इसको बाद में शिवाजी महाराज ने कैद भी किया, चलो मैंने बता दिया, कैद भी किया, बाद में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब ये लोग पूरा प्लान कर रहे हैं, हमले चल रहे हैं, कभी शिवाजी महाराज की सेना हमला कर देती है। मार्च का महीना निकल गया, अप्रैल का महीना निकल गया, मई निकल गया। अब वहां पे जो जीजा माता है उन्होंने भी शाइस्ता खान को अच्छी टक्कर दे रखी है, उसको रोक के रखा है। और आप समझो कि मुगलों का काम बहुत धीमे धीमे हुआ करता था। शाइस्ता खान आराम आराम से हमले कर रहा है, अजगर की रफ्तार से वो रेंग रहा है, आराम आराम से सब कुछ चल रहा है। तो ये समय का फायदा शिवाजी महाराज को मिल रहा था कि अभी हमले हो रहे हैं जनता पे, वहां पे जनता त्रस्त है वहां पे, लेकिन अभी हम पनाला में फंसे हुए हैं तो पहले हमको यहाँ से निकलना जरूरी है। और वहां भी काम बहुत स्लो चल रहा था शाइस्ता खान का, ऐसा नहीं था कि रोज वो ऑफेंसिव लॉन्च कर रहा है, ऐसा नहीं था। तो जीजा माता वहां परेशान हो रही है कि शिवाजी महाराज अड़के हुए हैं, उनके पुत्र हैं भाई, तो उनके लिए तो दुख होगा शिवा जीजा माता को कि हमारे लड़का वहां फंसे हुए हैं इतने टाइम से। तो जीजा माता ने नेताजी पालकर को बुलाया, ठीक है, नेताजी पालकर, और एक और था सिद्धि वाहवा, ये एक मुसलमान था, सिद्धि वाहवा। नेताजी मराठों के साथ था, सिद्धि समझना कि उनके साथ था, सिद्धि वाहवा इसका नाम था, वाह वाह यही नाम था, सिद्धि वाहवा। और नेताजी पालकर, ये दोनों जीजा माता से मिलते हैं। जीजा माता गुस्सा करती हैं दोनों के ऊपर कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम राजा को छुड़ा नहीं पा रहे हो। नेताजी पालकर सेनापति थे शिवाजी महाराज के, वो पनाला पे नहीं थे, वो बाहर थे। तो जीजा माता उनसे पूछती है तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर तुम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं जाती हूँ, मैं अपना जो युद्ध का वस्त्र है वो पहनती हूँ, मैं जाती हूँ अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए। तो ये सुन के दोनों शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, नेताजी पालकर और सिद्धि बाबा, कि हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी जो राजमाता है, जीजा माता, शिवाजी महाराज की माँ है, वो कह रही कि मैं जाऊंगी युद्ध लड़ने। तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। दोनों कहते हैं कि आप रुकिए, हम जाकर के शिवाजी महाराज को छुड़ा करके लाते हैं। दोनों जाते हैं। सिद्धि वाहवा बहुत अच्छा लड़ता है। सिद्धि वाहवा जो घेरा है वहां पे युद्ध होता है, सिद्धि वाहवा और नेताजी पालकर मिलकर लड़ते हैं। नेताजी पालकर को पीछे हटना पड़ता है, नेताजी पालकर की जो सेना है वो घेरे को नहीं तोड़ पाती है, उनको पीछे हटना पड़ता है, और इस युद्ध में सिद्धि वाहवा की मृत्यु हो जाती है। तो सिद्धि वाहवा एक बहुत ही निष्ठावान मुसलमान था जो शिवाजी महाराज की सेना में था। बहुत कम मुसलमान थे शिवाजी महाराज की सेना में, उसमें से एक ये था जो निष्ठावान भी रहा, सिद्धि बाबा। तो ये इस युद्ध में मारा गया। तो सिद्धि जौहर का जो घेरा था वो ऐसे ही चलता रहा, समय बीतता गया और जुलाई का समय आ गया, जुलाई 1660। शिवाजी महाराज को लगा था कि जुलाई का समय आएगा जब बारिश होगी तो सिद्धि जौहर की जो विल पावर है वो कमजोर होगी और सिद्धि जौहर अपने आप पीछे हट जाएगा। क्योंकि बारिश के समय में ऐसा होता था कि बहुत बीमारियां भी फैल जाया करती थी, और एक बार आपकी सेना में बीमारी फैल गई तो बहुत तेजी से फैलती थी, तो फिर आप कैंपेन को सस्टेन नहीं कर सकते। शिवाजी महाराज को लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन सिद्धि जौहर ने बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करी थी, सारे वैद्य को जमा करके रखा था, तब डॉक्टर्स थे अपनी सेना को देखने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। सेना के लिए अलग डॉक्टर्स थे, जो उनके जो हॉर्सेस थे यानी जो घोड़े थे उनके लिए अलग डॉक्टर थे, यानी जानवरों के लिए भी और अपनी सेना के लिए भी। और घेरा कमजोर ना पड़े इसलिए सबके लिए वो बनवाया गया कि एक टाइप के रेन कोट्स जो होते हैं जो भूसे से बनते हैं, भूसे को आप जोड़ करके बांध करके जो एक बनाते हो रेन कोट टाइप का स्ट्रक्चर, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए ताकि बारिश से बचते हुए भी आप घेरे को कंटिन्यू कर सको। शिवाजी महाराज समझ गए थे कि इस दुश्मन के खिलाफ वेट एंड वॉच की जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं आएगी, क्योंकि ये घेरा कमजोर करेगा नहीं और बारिश के खत्म होते ही हमारा जो अनाज है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब हमको कैसे ना कैसे करके कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी, या संधि करनी होगी या तो यहाँ से भागना होगा। तो शिवाजी महाराज दोनों ही स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करते हैं। शिवाजी महाराज पहले अपना एक दूत भेजते हैं, उसका नाम था गंगाधर पंत, और गंगाधर पंत जाके सिद्धि जौहर से मिलता है। और सिद्धि जौहर जानता था कि शिवाजी महाराज के जो ब्राह्मण वकील होते हैं वो किस तरह की मीठी भाषा बोलते हैं और किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि अफजल खान के समय आपको याद होगा गोपीनाथ पंत गए थे अफजल खान से बातचीत करने के लिए, वैसे यहाँ पे गंगाधर पंत गए हैं। तो सिद्धि जौहर जानता था कि इनकी बातों में मुझे नहीं फंसना है। तो वही गंगाधर पंत ने बोला कि शिवाजी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, बस 20 से 25 लोग आकर के आपसे मिलेंगे। तो उसको याद आ रहा होगा कि अफजल खान के समय तो और भी कम लोग आए थे मिलने, 10 लोग आए थे, फिर भी मार दिया था। तो इस तरह का कुछ, मतलब ये तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ सोचा होगा उसने। तो बातचीत होती है कि हम 20-25 लोग हैं, शिवाजी महाराज आएंगे, आपसे संधि करना चाहते हैं, और
ये भी प्रपोजल देते हैं कि अली आदिल शाह, जो कि मैंने आपको बताया था कि गोद लिया हुआ बच्चा था मोहम्मद आदिल शाह का, जो अभी 19 साल का है, जो बड़ी बेगम के अंडर रूल कर रहा है। तो अली आदिल शाह क्योंकि गोद लिया हुआ बच्चा था, तो ये जो कुर्नूल का सिद्दी जौहर है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि हमारा जो बादशाह है वो एक गोद लिया हुआ बच्चा है। तो ये भी एक प्रपोजल देते हैं कि आप शिवाजी महाराज से हाथ मिला लो, आप दोनों मिलकर आदिल शाह से स्ट्रांग हो जाओगे और आप दोनों आदिल शाह पे हमला कर सकते हो। तो ये भी प्रपोजल था। तो जब ये प्रपोजल हुआ, मिलने का प्रपोजल हुआ, तो वहां आदिल शाह की जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ने लगी होगी, उसको भी खबर मिली होगी कि ये लोग ऐसा भी कुछ प्लान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई प्लान था नहीं सिद्दी जौहर का। अब समझो कि इस मीटिंग से क्या हुआ। अब आप साइकोलॉजी को पकड़ो कि जब भी ऐसी मीटिंग होती है कि अब बातचीत होने वाली है, अब संधि होने वाली है, तो घेरा थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कितने समय तक आप घेरा लगा के रखे रहोगे, कहीं ना कहीं तो वो एक कमी आएगी ना। और ये जो आप बात इनिशिएट करते हो कि हम तो डिप्लोमेटिक चैनल अब खोल रहे हैं, अब वॉर तो होने नहीं वाली, तो डिप्लोमेसी की बात होगी, तो लोग थोड़े से रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और अब शिवाजी महाराज का प्लान था कि एक रात को हम निकल लेंगे यहाँ पनहाला से। अब चारों तरफ घेरा, निकलेंगे कैसे? तो आपको घेरे का मतलब समझना पड़ेगा। घेरे का मतलब ये नहीं कि सर्कमफ्रेंस बना दिया है उसके अलावा, क्योंकि जब ऐसी जगह भी होती है जहां पे आप सैनिक लगा ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आपने पनाला किला देखा हो, आसपास देखा है कितने जंगल हैं, आसपास पूरा जंगली एरिया है, और सामने की तरफ थोड़ी दूर पे प्लेन एरिया था जहां पे इनका कैंप लगा हुआ था। तो शिवाजी महाराज का प्लान था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वो सबसे दुर्गम है, और जाना भी शिवाजी महाराज को वेस्ट की तरफ ही है, क्योंकि एक्सपेंशन ईस्ट में हुआ था। लेकिन अब मजबूरी है, पीछे हटना पड़ेगा, तो वेस्ट में आना पड़ेगा। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है पन्हाला का, वहां पे मसाई के छोटे छोटे पहाड़ हैं, उनको चढ़ना पड़ेगा। तो मुश्किल रास्ता था वो। अब मसाई के पहाड़ चढ़ने में मराठों को कोई दिक्कत नहीं थी, पर बारिश का समय था, पहाड़ गीले थे, वहां पे फिसलन बहुत ज्यादा थी, उसमें भी मराठों को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मराठे तो बचपन से ही पहाड़ चढ़ने में माहिर थे। लेकिन वो रास्ता बहुत दुर्गम था, और जो रास्ता आपके लिए दुर्गम होता है वो आपके दुश्मन के लिए भी दुर्गम होता है। शिवाजी महाराज इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने इस रास्ते का चुनाव किया। और प्लान ये था कि एक ऐसी रात को जब बहुत तेज बारिश हो रही होगी, हम पन्हाला किला से निकल जाएंगे। पन्हाले किले पे टोटल 8,000 सैनिक थे, उसमें से 600 सैनिक लेकर के शिवाजी महाराज का निकलने का प्लान था। उन 600 सैनिकों में जेधे और बांदल के सैनिक थे, और बांदलों के लीडर बाजी प्रभु देश पांडे भी उनके साथ थे। और शिवाजी महाराज का एक नाई था, उसका नाम था शिवा काशिद। शिवा काशिद जो शिवाजी महाराज का बार्बर था, वो बिल्कुल उनके जैसा ही दिखता था। तो शिवाजी महाराज का ये प्लान था कि शिवाजी महाराज अपने कपड़े पहना देंगे शिवा काशिद को, और शिवा काशिद बैठेगा पालकी में और एक दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगा, ताकि जो सिद्दी जौहर के सैनिक हैं उनकी दिशा भूल हो सके, वो उस दिशा में उसका पीछा करने लगे, और शिवाजी महाराज किसी और रास्ते से ही निकल जाएंगे जो उन्होंने चूज किया था कि मसाई का पहाड़ हम पार करेंगे, फिर जंगलों से होते हुए हम निकलेंगे विशालगढ़ की तरफ। विशालगढ़ वो किला है जो सेफ था शिवाजी महाराज के लिए, जहां पे उनको कोई खतरा नहीं था। तो बेसिकली प्लान ये था कि पन्हाला से हमको विशालगढ़ पहुंचना है, और पन्हाला से विशालगढ़ का जो रास्ता है वो 60 किलोमीटर का है, 60 किलोमीटर्स, ठीक है। पन्हाला से विशालगढ़ वहां पहुंचना है। तो तय होता है कि 12 जुलाई 1660 की रात को शिवाजी महाराज 9-10 बजे के अराउंड पन्हाला किला से निकलते हैं। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब बारिश के समय क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि जब बारिश होगी ना, तो पैरों के चलने की आवाज कम आएगी। तेज बारिश की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी, और तेज बारिश की वजह से होगा ये कि जब बारिश की बूंदें जमीन पे पड़ेंगी तो उसकी इतनी आवाज हो रही होगी कि आपके चलने की आवाज नहीं आएगी। जो मैंने अभी आपको बताया कि चलने की आवाज नहीं आएगी, मतलब कि उनकी जो पैरों से चलने की आवाज है, जो हलचल है, वो थोड़ी कम आपको समझ में आएगी, क्योंकि बारिश बहुत तेजी से हो रही होगी। और 600 लोग इसलिए चूज किए क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस में कम लोग ही होने चाहिए। आप पूरे 8,000 लेके जाओगे तो आप तो पकड़े जाओगे। तो शिवा काशिद जो शिवाजी महाराज की तरह दिखता था, उसने शिवाजी महाराज के कपड़े पहन लिए, आशीर्वाद लिया शिवाजी महाराज का, और दूसरी डायरेक्शन में निकल गया। प्लान ये था कि निकला तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, लेकिन जब ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब शिवाजी महाराज निकल जाएंगे, तो आके एक रास्ते में दोनों वापस मिल जाएंगे। लेकिन नियति को ये मंजूर था नहीं, और सिद्दी जौहर के सैनिकों ने पकड़ लिया शिवा काशिद को शिवाजी महाराज समझ के, क्योंकि वो पालकी में थे, कपड़े पहने हुए थे, तो सबको लगा कि यही शिवाजी महाराज है। सब उसी रास्ते में भाग रहे थे, और शिवा काशिद नहीं बच के निकल पाया उनसे, और वो पकड़ा गया। और शिवा काशिद को पकड़ने वाला था ये सिद्दी मसूद, जो सिद्दी जौहर का दामाद था। सिद्दी मसूद पकड़ के लाया शिवा काशिद को सिद्दी जौहर के सामने कि हुजूर, मैंने शिवाजी को पकड़ लिया है, आपका जो ये आपका दुश्मन था, जो आप इतने टाइम से यहाँ पर लगाए हुए हो घेरा उसको पकड़ने के लिए, उसको मैं पकड़ के ले आया हूँ, और ये आपका दुश्मन है। लेकिन फिर फाजल खान आता है, तो फाजल खान देख लेता है शिवा काशिद को। फाजल खान समझ जाता है कि ये नहीं है
शिवाजी महाराज, क्योंकि फाजल खान तो था ना अफजल खान के साथ में। तो फाजल खान ने देखा था कि शिवाजी महाराज कैसे दिखते हैं, तो फाजल खान समझ गया कि ये शिवा काशिद जो है ये झूठा है, ये शिवाजी महाराज नहीं है, ये कोई और है। तो इस बात पे सिद्दी जौहर को बहुत गुस्सा आता है और शिवा काशिद को वो सरकलम कर देता है। तो शिवा काशिद अपना बलिदान दे देता है अपने शिवाजी महाराज को बचाने के लिए। एक नाई ने अपने राजा को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, हंसते हंसते दे दिया, और वो शिवा काशिद की वहां पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब सिद्दी जौहर को पता चल चुका है कि शिवाजी महाराज भाग गए हैं वहां से। तो सिद्दी जौहर आदेश करता है कि 10,000 की सेना लेकर के जाओ और शिवा को पकड़ के लाओ, कहीं से भी पकड़ो। तो सिद्दी मसूद और ये आपका फाजल खान दोनों जाते हैं शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। अब अगर आप ये रास्ता देखो तो ये रास्ता है पन्हाला से लेकर के विशालगढ़ तक का, ठीक है, टोटल 60 किलोमीटर। शिवाजी महाराज पन्हाला से रात में निकलते हैं, सुबह तक वो चलते ही रहते हैं, पहले पहाड़ पार करते हैं, फिर जंगलों में चलते रहते हैं, कुछ ना खाया ना कुछ पिया, कुछ समय ही नहीं आपके पास खाने पीने का, वहां पर आपको निकलना है जल्द से जल्द वहां से। सुबह का टाइम आ गया, 4-5 बजे का, भोर हो गई और शिवाजी महाराज के लोग पहुंच चुके हैं घोरखिंड में। अभी घोरखिंड कहाँ है मैं लगा देता हूँ मैप में अगर मेरे पास होगा तो। ये है घोरखिंड। अब आप समझो पन्हाला से 48 किलोमीटर के अराउंड ये लोग डिस्टेंस तय कर चुके हैं रात में ही चल चल के, और सुबह का टाइम हो चुका है। तो ये 48 किलोमीटर ये लोग ट्रेवल कर चुके हैं, 12 किलोमीटर और रह गए हैं विशालगढ़ पहुंचने के लिए। लेकिन जो पीछे से दौड़ते हुए सिद्दी मसूद और ये फाजल खान आ रहे हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज तो रात से ही चल रहे हैं, पहाड़ पार किया, जंगल पार किया, वो लोग थक चुके हैं सब लोग, बाजी प्रभु देश पांडे बांदल सब थक चुके हैं। लेकिन ये लोग फ्रेश सेना लेकर के आ रहे हैं, घोड़ों पे आ रहे हैं। तो समझ में आ गया था बाजी प्रभु देश पांडे को कि अब बच के निकलना यहाँ से मुश्किल है, हम पकड़े जाएंगे, हम कितना भी तेज भाग लें पर हम विशालगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जो घोरखिंड जगह है ये दो पहाड़ों के बीच का एक संकरा रास्ता है जिसको हम लोग वैली बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो घोरखिंड है ये एक वैली है, दो पहाड़ों के बीच का संकरा रास्ता। तो बाजी प्रभु देश पांडे ने सोचा कि पीछे से आ रही सेना को रोकने का ये बेस्ट स्पॉट है, यहाँ पे हम ये जो संकरा सा रास्ता है यहाँ पे हम रोक सकते हैं पीछे से आने वाली सेना को। और शिवाजी महाराज इस समय का फायदा उठा करके, जब मैं रोक के रखूंगा सामने से पीछे से आने वाली सेना को, इस समय शिवाजी महाराज फायदा उठा के विशालगढ़ पहुंच सकते हैं। तब बाजी प्रभु देश पांडे ने बोला, राजे आप 300 सैनिक लेकर के विशालगढ़ पहुंचिए, मैं इस सिद्दी मसूद और फाजल खान को यहाँ इस घोरखिंड में रोकता हूँ, जो वैली है यहाँ पे रोकता हूँ, आप 300 सैनिक लेकर के विशालगढ़ पहुंचिए। तो शिवाजी महाराज इस बात से एग्री नहीं करते हैं, कहते हैं कि मैं पहले ही अपने बहुत सारे लोगों का खून बहवा चुका हूँ इस पन्हालगढ़ से निकलने के लिए, मैं और खून बहाने को तैयार नहीं हूँ, मैं अगर लड़ूंगा तो मैं भी लड़ूंगा, फिर घोरखिंड में मैं तुम्हारे साथ ही लड़ूंगा। तो बाजी प्रभु कहते हैं कि राजे मैं आपसे बड़ा हूँ, आपको बड़े होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप विशालगढ़ चले जाइए। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप नोटिस करना, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको जो कॉन्वर्सेशन है ये मुझे किताबों में मिली है, बट ये हिस्टोरिकली प्रूवन नहीं है कि यही बातचीत हुई थी। तो थोड़ा सा इसको कहानी के फॉर्मेट में भी लेना, हालांकि इससे ऐसा नहीं कि कुछ मैं अलग मीनिंग निकाल दूंगा, हुआ यही है, बस उसको मैं एक कॉन्वर्सेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है फैक्ट, सारे फैक्ट बिल्कुल सही है, पर ये होता है ना कि यही बात बोली यही सेंटेंस बोला तो ये इतना कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, तो कहीं कहीं मैं थोड़ा सा कहानी का एलिमेंट डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है, जो हुआ होगा बेसिकली यही चीज हुई थी। तो शिवाजी महाराज कहते हैं, तो बाजी प्रभु कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूं। बाजी प्रभु की एज थी 40 से 45 साल के बीच में, और शिवाजी महाराज उस समय सिर्फ 30 साल के थे, यानी बाजी प्रभु जो है शिवाजी महाराज से 10-15 साल बड़े थे। तो बाजी प्रभु बड़े थे, फिर भी वो कहे कि आप निकलिए, क्योंकि आप राजा हैं, आपके ऊपर ही स्वराज टिका हुआ है, अगर आप रहेंगे तो स्वराज्य रहेगा, आप नहीं रहे तो स्वराज्य भी नहीं रहेगा। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लाइन है जो बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को बोली कि लाख मेले तरी चालतील, लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे। इसका मतलब कि लाख मरे तो भी चलेगा, पर लाखों का जो पोशिंदा यानी लाखों को पालनहार करने वाला जो है वो जिंदा रहना चाहिए। लाख मेले तरी चालतील, लाखांचा पोशिंदा जगलाच पाहिजे। राजे तुम्ही गडावर जाके आप, गढ़ मतलब कि विशालगढ़, विशालगढ़ जाकर के आप तोपों के 3 वार करना। जब आप विशालगढ़ पहुंच के 3 बार तोप चलाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो राजा है वो विशालगढ़ पहुंच गया है और सेफली पहुंच गया है। तो शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु की बात मान ली, दोनों गले मिले और शिवाजी महाराज 300 सैनिक लेकर के घोरखिंड से विशालगढ़ की तरफ चले गए, जो कि 12 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था। और बाजी प्रभु देश पांडे बचे हुए 300 सैनिकों के साथ घोरखिंड में रुके कि आने वाले सिद्दी मसूद और फाजल खान की सेना को रोकना है, जो कि 10,000 की सेना थी। तो 300 बनाम 10,000 का ये युद्ध होने वाला था। बाजी प्रभु देश पांडे एकदम, उनके आंखों में ज्वाला, उनके हाथों में वो शक्ति, दोनों हाथों में उन्होंने दंड बट्टा पहन रखा था, जो आप यहां तक पूरा कवर करके पहनते हो,
अगर आपने छावा मूवी देखी उसमें भी दिखाया है, जो एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड होती है, दंड पट्टा, जिससे आप दोनों हाथों से आप स्वॉर्ड चला सकते हो। तो आप समझो कि एक तरह से तांडव करने वाले थे बाजी प्रभु देश पांडे इस घोरखिंड के मुख्य रास्ते पे, एकदम मुख्य जो आपकी ओपनिंग है इस दर्रे की, वहां पे खड़े होकर के खुद फ्रंट से लीड करते हुए अपनी सेना को सामने वाली सेना के ऊपर कहर बन के टूटे और एक के बाद एक गाजर मूली की तरह सैनिकों को काटना शुरू किया, मारना शुरू किया। हर तरफ तलवारें चल रही हैं, ऊपर से पत्थर फेंके गए। मराठे गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे, बड़े बड़े पत्थर उठा करके सिद्दी मसूद और फाजल खान की सेना पर फेंके गए। बहुत सारे सैनिक उसमें घायल हुए। बाजी प्रभु मार रहे हैं उधर उनके, और जो बाकी बांदल सैनिक बहुत ही बहादुरी से युद्ध करने लगे और एक के बाद एक सैनिक मरते गए सामने वाली सेना के। और मराठों के सैनिक मर रहे थे, पर उनकी मरने की जो रफ्तार थी वो स्लो थी, और सामने वाले बहुत ही रफ्तार से एक के बाद एक उनकी मौत हो रही थी। प्रभु लगातार युद्ध कर रहे थे, बिना थके बिना रुके, और ये युद्ध फेजेस में चल रहा था। जब बहुत खतरनाक अटैक मराठे कर रहे थे तो ये पीछे हट जा रहे थे, जो 10,000 सैनिक है वो पीछे हट जा रहे थे। तब तक थोड़ा सा ये लोग अपना रिलैक्स कर रहे थे, स्ट्रैटेजी बना रहे थे, फिर अटैक कर रहे थे। तो बाजी प्रभु देश पांडे और सामने से ये युद्ध चलता रहा, और ये युद्ध लगभग 5 से लेकर 8 घंटे, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग है, 5 से लेकर 8 घंटे तक ये युद्ध चलता रहा, ताकि राजे को समय मिल सके कि वो विशालगढ़ पहुंच सके, सेफली पहुंच सके। तो ये युद्ध चलता रहता है। बाजी प्रभु का पूरा शरीर खून में रंग चुका था, और तब ये फाजल खान और ये सिद्दी मसूद ऑर्डर करते हैं एक बंदूक वाले को, उसमें बंदूक आ चुकी थी, एक बंदूकधारी को ऑर्डर करते हैं कि फायर करो इसके ऊपर, बाजी प्रभु के ऊपर। तो एक गोली बाजी प्रभु की कमर में आके लगती है, जिससे वो गिर जाते हैं। लेकिन वो फिर भी उठते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अभी राजे पहुंचे नहीं है, क्योंकि जब तक 3 तोपों की आवाज वो नहीं सुन लेते, जब तोप चलाएंगे राजे और 3 आवाज आएंगी तोपों की, तब वो मानेंगे कि राजे सेफली पहुंच चुके हैं, और तभी वो गोरखिंड छोड़ेंगे और अपने प्राण भी छोड़ेंगे साथ में, क्योंकि अब उनका वहां से बचना तो नामुमकिन था। वो उठते हैं, फिर भी गोली लगने के बाद फिर वो युद्ध करना शुरू करते हैं, अपने दोनों हाथों से एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू करते हैं। और तभी 3 तोपों की आवाजें आती हैं विशालगढ़ से, जो इस बात का सिग्नल था कि शिवाजी महाराज सेफली विशालगढ़ पहुंच गए। शिवाजी महाराज को एक्स्ट्रा समय इसलिए लगा क्योंकि विशालगढ़ पर भी आदिल शाह के 2 जो सरदार थे, एक का नाम था सूर्यराव सुर्वे और दूसरे का नाम था दलवी। तो दलवी और ये सूर्यराव सुर्वे, इन दोनों ने विशालगढ़ पे भी घेरा लगा रखा था कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ ना पहुंच सके। हालांकि सूर्यराव सुर्वे और दलवी की सेना बहुत छोटी थी, शिवाजी महाराज को छोटा सा युद्ध लड़ना पड़ा वहां पे, वो खुद भी लड़े उसमें, और उन्होंने सूर्यराव सुर्वे और दलवी को हराया, और वो विशालगढ़ में एंटर किए। विशालगढ़ जाकर उन्होंने कहा तुरंत तोपें चलाओ, और तुरंत तोपें चलाई गई। 3 तोपें चली। बाजी प्रभु ने उन तोपों की आवाज सुनी और अपने प्राण त्याग दिए अपने राजे को बचाने के लिए। वो मर गए, लेकिन राजे बच गए और वो स्वराज्य को बचा के चले गए। भले ही आपकी डेथ हो जाए, लेकिन आपका जो लार्जर गोल है वो सुरक्षित रहना चाहिए, आपका राजा सुरक्षित रहना चाहिए, और उसमें बाजी प्रभु सफल हुए। इस युद्ध की अगर आप विवेचना करो तो पन्हाला तो शिवाजी महाराज के हाथ से चला गया, लेकिन वो किला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब शिवाजी महाराज पन्हाला से निकले तो पन्हाला का जो किलेदार था त्र्यंबक डाबिर, शिवाजी महाराज ने उनसे कहा था कि जब आप युद्ध ना कर पाओ तो किला सिद्दी जौहर को सौंप करके वहां से निकल आना, क्योंकि किला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लोगों की जान आपके लिए होनी चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने कहा था कि आप किला छोड़ देना, वैसा ही त्र्यंबक डाबिर ने किया। पन्हाला किला सिद्दी जौहर को सौंप करके वो चले आए। लेकिन ये जो सीज ऑफ पन्हाला थी, इसमें सबसे बड़ी जो विक्ट्री है शिवाजी महाराज की, वो है कि वो सेफली वहां से निकल पाए। एक किला चला गया, बहुत समय आएंगे किले जीतने के, बहुत मौके आएंगे, बट आपका राजा बचना चाहिए था, जो बच गया। और वो बचा कैसे? बाजी प्रभु देश पांडे और 300 बांदल सैनिकों के रक्त से। उस खिंड में, जो घोर खिंड है, जो वैली है, वहां पे इतना रक्त बहा लोगों का, मांदलों का, और सामने वाले आदिल शाह के सैनिकों का भी, सिद्दी जौहर के सैनिकों का भी बहुत रक्त बहा, और वो बांदलों के रक्त से वो जो पूरी खिंड है वो पावन हो गई, तो उसका नाम पावन खिंड रखा गया। आज हम उसको पावन खिंड के नाम से जानते हैं। जो घोर खिंड था वो बांदलों के रक्त से पावन हो गया, तो उसको हम लोग पावन खिंड के नाम से आज हम जानते हैं। और फाइनली सिद्दी जौहर का क्या हुआ, जिसने हमारे राजा को इतने समय तक कैद करके रखा, उस सिद्दी जौहर का फाइनली हुआ क्या? सिद्दी जौहर 2 महीने के बाद खुद जहर खा के मर गया। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि शिवाजी महाराज ने प्रपोजल भेजा था सिद्दी जौहर को कि अगर हम दोनों मिल जाएं, मैं और तुम, तो हम आदिल शाह से भी ज्यादा बड़ी फोर्स हैं। भले ही सिद्दी जौहर ने इसको माना नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया था, पर क्योंकि ये प्रपोजल भेजा था और ये खबर आदिल शाही में पहुंच गई होगी कि ऐसी प्रपोजल थी, तो आदिल शाह को ये लग रहा था कि शिवाजी महाराज को भागने में सिद्दी जौहर ने मदद करी है, जबकि ऐसा था नहीं।
पर आदिल शाह को तो यही लगेगा ना कि इनके बीच में 60 गांठ थी, तभी शिवाजी महाराज भाग गए। इतना मजबूत घेरा था, बिना सिद्दी जौहर की मदद के शिवाजी महाराज भाग ही नहीं सकते। तो अली आदिल शाह पूरे मूड में था कि इस सिद्दी जौहर को मैं मरवा दूंगा, और इस डर के मारे सिद्दी जौहर ने खुद ही जहर खा लिया और 2 महीने के बाद सिद्दी जौहर की मौत हो गई। तो आप ये देखो, एक स्ट्रैटेजी की बिना लड़े भी अपने दुश्मन को मार देना, ये भी शिवाजी महाराज की एक स्ट्रैटेजी है। आपको लग रहा होगा कि शिवाजी महाराज ने तो नहीं मारा सिद्दी जौहर को, उसने तो जहर खा के आत्महत्या करी। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि ये अफवाह फैलाऊंगा तो बाद में सिद्दी जौहर का क्या अंजाम होगा। तो ये अफवाह के जरिए शिवाजी महाराज ने इनडायरेक्टली एक तरह से सिद्दी जौहर को भी मरवा दिया। तो अपने दुश्मनों को आप फिजिकली भले ना मार पाओ, लेकिन आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़े कर दो कि वो अपने आप ही मर जाए। उसमें भी शिवाजी महाराज माहिर थे और सिद्दी जौहर की मौत हो जाती है आत्महत्या करने की वजह से। जब बाजी प्रभु देश पांडे की मृत्यु हो रही थी, जब वो मर रहे थे, तो वो क्या सोच रहे होंगे, ऐसी एक कल्पना दी है। एक राइटर हैं, उनका नाम है मेधा देशमुख भास्करन, जिनकी ये किताब है फ्रॉन्टियर्स। ठीक है, ये मेधा देशमुख भास्करन की किताब है फ्रॉन्टियर्स। उसमें, इस किताब में इन्होंने एक कल्पना दी है कि जब बाजी प्रभु देश पांडे लड़ते लड़ते अपना प्राण त्याग रहे होंगे, लास्ट मोमेंट उनके होंगे, तो उन्होंने क्या सोचा होगा। तो वो इसमें लिखती हैं कि बाजी प्रभु देश पांडे जब मर रहे थे तो वो शिवाजी महाराज की एक बात को याद कर रहे थे। अब वो बात कौन सी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब आप अपनी तलवार का इस्तेमाल बिना हथियार वाले बेबस लोगों पे करते हो तो ये शैतान बन जाती है। जब आप इसे नाकाबिल और बेईमान लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये गद्दार बन जाती है। जब आप इसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये पूजा बन जाती है। और जब आप इसे बेबस और कमजोर लोगों को ताकत देने के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये भगवान बन जाती है। 4 बातें बोली हैं इसमें। पहली बात कि अगर आप कमजोर के खिलाफ इस्तेमाल करते हो तो आप शैतान बन जाते हो, इन्वेडर्स की तरफ यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। दूसरी बात, नाकाबिल और बेईमान लोगों की मदद करते हो, यानी जो भारत में गद्दार थे उनकी बात की जा रही है, तो ये गद्दार बन जाते हैं। फिर कमजोर लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो पूजा बन जाती है, यानी शिवाजी महाराज जो कर रहे थे वो भगवान की पूजा ही कर रहे थे जब लोगों की मदद कर रहे थे। और जब शिवाजी महाराज ने लोगों को एम्पावर किया, जब आप लोगों को एम्पावर करते हो अपनी रक्षा खुद करने के लिए, तो आप भगवान बन जाते हो। और शिवाजी महाराज को आज महाराष्ट्र में लोग भगवान की तरह ही पूजते हैं। तो इस वीडियो में हमने बैटल ऑफ पावनखिंड देखी, बाजी प्रभु देश पांडे का बलिदान देखा, और शिवाजी महाराज पन्हाला से कैसे बच के वापस अपने घर पहुंचे, सुख रूप पहुंचे, बिना रक्त की एक बूंद बहाए पहुंचे। हालांकि उनको बचाने के लिए बाजी प्रभु का बलिदान हुआ, शिवा काशिद का बलिदान हुआ। इनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए अपनी मेमोरीज में, जिन्होंने शिवाजी महाराज को सेफली विशालगढ़ जाने में मदद करी।